मैं सऊदी अरब में 5 साल से मुकीम था और मैं बहुत गरीब आदमी था। चोरी काम करता था। मेरे कागजात नहीं बने थे। एक दिन एक खूबसूरत अरबी औरत मेरे पास आ गई। कहने लगी, मेरे लिए काम करो, मेरे घर में रहो, मैं महीने के रियाल दूंगी। मैं फौरन मान गया क्योंकि पाकिस्तानी 2 लाख बनता था। उस औरत के घर गया तो जब उसने 3-4 दिन के बाद पहला काम बताया तो मेरे औसान खता हो गए। वो तो मुझसे अरबी औरतों के साथ। मेरा नाम अमजद है। मैं सऊदी अरब में 5 साल से मुकीम था। नई नई शादी हुई तो एक हफ्ते के बाद ही माँ ने बहनों की शादी और ये बातें करके दिल जलाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, कर्जा लिया है, अब तुम्हें जाकर ही कर्जा उतारना है और बहनों की शादी का जहेज भी बनाना है। माँ का कहना था कि तुम्हारी शादी इसीलिए करवाई थी कि कल को ये ना कहो कि मैं पढ़ा था तो मेरी शादी पहले नहीं करवाई। लेकिन अब ये नहीं होगा कि तुम बीवी के पल्लू से बंद कर बैठ जाओ और कोई काम ना करो। बाहर जाओ, बहनों के लिए जहेज जमा करो। जब बहनों की शादी कर लो तो फिर अपनी बीवी के साथ बेशक अलग रहना, जो मर्जी करना, हमें कोई परवाह नहीं होगी। बात तो उनकी ठीक थी। इकलौता भाई था मैं और मेरी 3 बहनें थीं। अगर सिर्फ घर चलाना होता तो पाकिस्तान में ही कोई नौकरी कर लेता, लेकिन बहनों के जहेज बनाने थे और बीवी का खर्चा भी था, इसलिए सऊदी अरब चला गया। हम यहाँ ये सोच कर आते हैं पाकिस्तानी कि कोई बहुत ही आसान काम होगा, 3-4 घंटे का काम और उसके बाद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है अपने मुल्क में रूखी सूखी भी मिल जाना अच्छी बात है। कम से कम इंसान इज्जत से खाता है। मुझे सऊदी अरब में 5 साल हो गए थे। मैं अभी तक अपने कागजात नहीं बनवा पाया था। मेरे पास इतने पैसे ही जमा नहीं होते थे। जो पैसे थोड़े बहुत जमा होते वो घर भेज दिया करता था। इस पर भी घर वाले कहते थे कि गुजारा नहीं चल रहा है। बीवी से बात करता तो वो अपने रोने लग जाती। सही कहती थी कि नई नवेली दुल्हन को शादी के एक हफ्ते बाद ही छोड़कर चले गए और अब 5 साल हो गए हैं, कोई औलाद भी नहीं नसीब हुई। मुझे ये वक्त मैंने कैसे गुजारा है मैं जानती हूँ। आपने मेरी जवानी को ज़ाया कर दिया है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप वापस भी आ जाएं तब भी नहीं। मैं बहुत परेशान रहता था। किसी तरह मेरे कागजात बन जाते तो मैं इतना पढ़ा लिखा था कि ऐसी नौकरी कर लेता जिसमें मुझे घर जाने की भी सहूलत मिल जाती और टिकट के पैसे भी बन जाते। लेकिन सारा मसला कागजात का था, जिसके लिए काफी सारी फीस जमा करवानी होती थी। वक्त हाथ से निकलता चला गया, पता ही नहीं चला। समझ से बाहर था कि क्या करूं। कोई भी काम नहीं मिलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं बनते थे कि जितने शायद पाकिस्तान में होता तो बना लेता। कभी कभी दिल करता था कि वापस चला जाऊं, मजदूरी कर लूंगा, दिहाड़ी कर लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं आऊंगा। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ कोई ऐसा भी नहीं था जो मुझे पैसे दे दे ताकि मैं वापसी की टिकट करवा लेता और वो मुझे पैसे देता तो वो यही समझता कि ये भाग जाएगा। इस मामले में अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन एक बस स्टैंड पर बैठा था। रात का वक्त था। घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि जो कमरा लिया था उसका किराया देना था। मेरी जेब में पैसे तो थे कि किराया दे देता, लेकिन फिर खाने को मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होना था। जब ही एक औरत वहां आकर खड़ी हो गई। औरत काफी लंबी थी। उसने लंबा सा काला चौगा पहन रखा था, लेकिन चेहरे पर से नकाब हटाया हुआ था। देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त कोई भी चीज मेरी आंखों को अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे तो अपना आप भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा कि परेशान लग रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों को उर्दू बोलना आती थी। वैसे भी उसके लहजे से लग रहा था कि जैसे अभी ही उसने उर्दू बोलना सीखी है। मैंने कहा कि आपका लहजा तो काफी साफ है। तो कहने लगी, मुझे 7 से 8 ज़बानें आती हैं। उर्दू तो मेरे बाप की ज़बान थी और मेरा काम ही ऐसा है। मैंने कहा, क्या काम है आपका? तो वो आगे से मुस्कुरा दी और बोली, तुम काम करोगे?
क्योंकि जिस तरह से तुम बैठे हो लगता है तुम बहुत परेशान हो, और आजकल हर परेशानी का हल पैसा ही है। अगर जेब में पैसे होते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं बैठते लोग। मैंने उससे कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरा मसला भी दौलत ही है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा जो मेरी ज़रूरियात को पूरा कर सके। उसने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो बहुत ज़्यादा मजबूर हो, क्योंकि मजबूर लोग मेहनती होते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहो, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगी। तो मैंने कहा कि आपने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा और काम देने की बात करती हैं। वैसे यहाँ पर ये सब होना नॉर्मल था, क्योंकि इधर लोग सीधी बात किया करते थे, ज्यादा लंबी बात कोई भी नहीं करता था। उसने कहा तुम्हारा नाम भी पूछ लूंगी। मैंने कहा कि काम किस नौयत का होगा। अगर आपने मुझसे अपने घर के काम करवाने हैं तो मैं माजरा चाहता हूँ। मैं पहले भी किसी के घर के काम कर चुका हूँ, लेकिन ये लोग बहुत जालिम थे, काम ज्यादा करवाते थे और पैसे कम देते थे। एक घर में मैंने 2 महीने के लिए काम किया था। वो भी एक औरत थी जो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती थी और पैसे कम देती थी। फिर मैं मजबूरी में काम करता रहा, लेकिन मुझे पता चला कि वो मुझे उसी बर्तन में खाना डालकर दे रही थी जिसमें अपने कुत्ते को खाना दिया करती थी। मैंने फौरन वो नौकरी छोड़ दी और कसम खा ली कि इस तरह का कोई भी काम नहीं करूंगा। उसने कहा कि फिक्र नहीं करो, इस तरह का कोई काम नहीं है। मेरे घर में काम करने के लिए पहले से ही 2 से 3 नौकर हैं और तुम्हें मेरे लिए काम करना है, मेरे घर का काम नहीं करना है और मेरे साथ रहना है। काम की नौयत मैं तुम्हें घर जाकर समझा दूंगी, फिक्र नहीं करो। मैंने कहा कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मैं पहले जगह जगह से धोखा खा चुका था, इसलिए पहले ही पैसों की बात करती, क्योंकि पैसों के लिए ही तो इंसान काम करता है। अपनी मेहनत की उजरत मांगने में भला कैसी शर्म। ना वक्त और मेहनत के पैसे मांगना कोई भी बुरी बात नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें 1 महीने के 20,000 रियाल दूंगी। ये लफ्ज सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया और इस कदर शदीद रद्द अमल देने पर मजबूर हो गया। मेरा मुंह खुल गया और मैंने कहा कि क्या 20,000 रियाल? क्योंकि 20,000 रियाल कोई छोटी रकम नहीं थी। ये पाकिस्तानी 10 लाख रुपए बनते थे, और पाकिस्तानी 10 लाख रुपए अगर मैं एक माह में भेजता और कुछ पैसे अगर यहाँ भी लगा देता तो कम से कम भी महीने के 7 से 8 लाख रुपए घर भेज सकता था। मेरी बहनों की शादी 1 साल के अंदर ही हो जानी थी, उसके बाद मैं अपने घर जा सकता था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, और उसके बाद मैंने कोई और बात सोची ही नहीं। बस इतना कहा कि पक्की बात है ना, पैसे तो दे दोगी ना? उसने कहा कि हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ये पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन मेरे लिए ये पैसे ज्यादा नहीं है। रास्ते में जाते हुए उसने मेरा नाम भी पूछा और ये भी कहा कि किस मुल्क से हो। उसके बाद उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। उसने मुझे एक कमरा भी दिखा दिया जो दूसरी मंजिल पर था, और कमरे के साथ एक बाथरूम भी था। उसने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ इधर ही रहूंगा। मैंने कहा कि मेरा काम? तो उसने कहा कि तुम्हारा काम जल्द ही बता दिया जाएगा, तुम्हें अपना हुलिया ठीक करना है। मैंने अपने आप को देखा जब मैं शादी करके आया था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अभी भी मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, मैं 27 साल का था, और 27 साल नौजवान ऐन जवानी के वक्त में होता है। लेकिन टेंशन ने मेरी हालत ऐसी बना दी थी कि जैसे मैं 30 साल से ऊपर का आदमी बन चुका हूँ। लोग अपना ख्याल भी रखते हैं जो मैंने नहीं रखा था, लेकिन टेंशन से ही इंसान खराब होता है। उसने कहा तुम्हें अपना हुलिया और सेहत दुरुस्त करनी होगी, अपना हुलिया भी बेहतर बनाना होगा। तुम्हें बहुत ज्यादा मुहज्जब और खूबसूरत नजर आना है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। दिमाग में मैं सोचने लगा कि जरूर कोई पब्लिक डीलिंग का काम होगा। उसके लिए तो वाकई इंसान को बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए, क्योंकि इंसान की शख्सियत कभी कभी उसके अल्फाज से पहले ही बोल पड़ती है। मैंने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। जो इंसान आपको महीने के 10 लाख दे रहा हो, अगर वो ये कहे कि एक टांग पर खड़े हो जाओ, तो आप
बेशक एक टांग पर खड़े हो जाएंगे। 5 साल में पहली दफा मुझे सुकून की नींद आई। बिस्तर भी बहुत साफ, वरना तो हम एक कमरे में 8 लोग एक कमरे में कैसे सोते थे ये हम ही जानते हैं। और दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं थी। जब से उसने पैसों के बारे में बताया था, मैं तो उसी के बारे में सोच रहा था। इतने सारे पैसों से तो मेरे सारे मसले हल हो जाने थे। मैं 6-7 महीने बाद अपनी बीवी से मिलने भी जा सकता था। लेकिन मैंने उन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि पैसे आ जाएंगे तो भेज दूंगा और कहूंगा कि कोई अच्छी नौकरी लग गई है। वो लोग ये बात खुद ही समझ जाएंगे। मेरी बीवी को दौलत से कोई मकसद नहीं था। वो बस कह रही थी कि आप वापस आ जाएं। पता नहीं मेरे घर वाले उसके साथ क्या सलूक करते थे। वो कुछ बताती भी नहीं थी और मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे कि बार बार उसे फोन कर सकूं। यहाँ से कॉल बहुत महंगी पड़ती थी। अगले दिन मुझे सुबह सुबह ही जगा दिया गया। नींद अच्छी आई थी, इसलिए नींद पूरी हो गई। उस औरत ने मुझे एक शख्स से मिलवाया जिसने कहा कि आज से मैं आपका ट्रेनर हूँ, आपको ट्रेन करूंगा। मैंने कहा कि किस बात के लिए ट्रेन करेंगे? तो कहने लगा कि आपको थोड़ा फिट करना है। औरत के कहने पर मुझे मर्दों के सैलून में भेज दिया गया, जहाँ पर मेरे बालों का कलर भी बदल दिया गया। मेरे हाथ पांव भी साफ करवाए गए, मेरी दाढ़ी शेव बनाई गई। मैं पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और अच्छा लग रहा था। लेकिन ट्रेनर साहब ने मुझे पूरा दिन मुझसे वर्जिश करवाई और मुझे नए कपड़े भी लेकर दिए। मुझे तो ऐसे सजाया जा रहा था जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ और मैंने किसी फिल्म में हीरो का काम करना है। 1 महीने तक मुझे अपना ख्याल रखना था। उस औरत का नाम जो भी हो, लेकिन सब उसको कोको कहते थे। मैंने वहां के नौकरों को एक अजीब बात करते हुए सुना। कहने लगे कि ये है नया बकरा जिसको कोको लेकर आई है। वैसे तो ये बड़ा ही हसीन है, लेकिन इधर का नहीं लगता है, बाहर के मुल्क से आया है, तभी तो इसकी बातों में आ गया है। सच कहूँ तो ये बातें सुन के मैं थोड़ा हैरान भी हुआ और परेशान भी। वो किस बारे में बात कर रही थी? क्या कोको पहले भी इस तरह से मर्दों को लाया करती थी? अभी तक उसने मुझे ठीक से ये नहीं बताया था कि मेरा काम क्या होगा। लेकिन जिस तरह ये औरत बातें कर रही थी, ऐसा लगता था कि यहाँ पर मुझे जैसे मर्द आते जाते रहते हैं। शक्ल सूरत का अच्छा था, तो क्या वो मुझे सिर्फ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी? कहीं ये मुझसे शादी तो नहीं करना चाहती थी, तभी मुझे इतना सजा संवार रही थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी उससे शादी न करता, चाहे वो मुझे 20 की जगह 40,000 देती। मैं तो तब भी उससे शादी न करता। कि मैंने अपनी बीवी को दिया ही क्या था, कुछ भी तो नहीं दे सका था। उसे इन 5 सालों के इंतजार के बाद अगर मैं उसे बेवफाई करता, उसे 5 साल इंतजार के तोहफे में बेवफाई देता, तो फिर मुझसे ज्यादा जालिम शख्स कोई ना होता। पहले ही मुझ में इतनी मुसीबतें आई हुई थी। मैं उसके दिल से बद्दुआ नहीं लेना चाहता था, लेकिन उस औरत को देखकर लगता ही नहीं था कि वो मुझसे शादी करेगी। उसके पास दुनिया की हर चीज थी, दौलत शौहरत थी, घर था, पैसे थे, नौकर थे। वो एक सड़क से उठाए हुए शख्स से शादी क्यों करेगी? उसे एक दफा मुझे देखने से मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती थी, और इस तरह के फैसले तो सिर्फ मोहब्बत में ही किए जाते हैं। इसका मतलब कि मैं गलत सोच रहा था। उसने मेरी मदद की थी। मुझे उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुश्किलों और तंगदस्ती में 5 साल 5 सदियों की तरह मैंने गुजारे थे। लेकिन अच्छे माहौल और एक माँ कैसे गुजर गया था, पता ही ना चला। मैंने खुद को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं क्या हो गया था? मैं बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लग रहा था। कोको को बुलाया गया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने बहुत महंगे कपड़े और जूते पहने थे, और मैं खड़ा भी ऐसे था जैसे मुझे बताया गया था कि तुमने इस तरह से खड़े होना है। ट्रेनर आ गया और कोको से कहने लगा कि देखो मैंने क्या कर दिया है। वो कहने लगी कि तुम पर तो मुझे पहले दिन से भरोसा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ट्रेनर ने कहा कि आपकी नजर तो जौहरी की है, आप हीरा पहचान लेती हैं। वो कहने लगी लेकिन हीरे को तराशते तो तुम ही हो ना। फिर उसे कहने लगी कि बताओ, अब बताओ क्या लगता है तुम्हें कहाँ तक चला जाएगा? अब बताओ क्या लगता है तुम्हें कहाँ तक चला जाएगा? तो उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 7,000 तो कहीं नहीं किया। वो
कहने लगी, 1 हफ्ते का? तो वो अपने बड़े बड़े दांत दिखाकर हंस दी और फिर वो आदमी कहने लगा कि नहीं, 1 रात का। फिर वो दोनों एक साथ हंसने लगे। मैंने कहा कि मुझे अब तो मेरा काम बता दे। उसने कहा कि अब तुम्हें काम नहीं बताना, अब तो तुमने काम करना है, बस तैयार हो जाओ। और ट्रेनर को कहा, आज इसे अच्छे से कपड़े देना ताकि ये और भी ज्यादा अच्छा लगे। शाम को मुझे फिर से तैयार कर दिया गया और एक बहुत बड़े मॉल में ले जाया गया। यहाँ पर औरतें और मर्द भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत ज्यादा हसीन हूँ, क्योंकि उसकी वजह एक तो मेरे कपड़े और जूते जो बहुत ही महंगे थे, दूसरे मेरे साथ 2 गार्ड्स भी चल रहे थे। ट्रेनर भी मेरे साथ था जो आज मेरा गार्ड बना हुआ था। उसने मेरे हाथ में एक जामुनी रंग का रुमाल पकड़ा दिया। मैंने कहा कि ये क्या है? तो उसने कहा कि तुमने हाथ में पकड़ना है और उसे पकड़ कर रखना है कि सब लोग इसको देखें। मैंने कहा कि ये सब क्या है, क्या यही मेरा काम है? तो उसने कहा कि हाँ, यही तुम्हारा काम है। दरअसल तुमने जो कपड़े पहने हैं वो किसी ब्रांड के कपड़े हैं और हम चाहते हैं कि लोग तुम्हारी तरफ मतवज्जो हों, ताकि लोग हमसे पूछें कि ये कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं। इस तरह उनकी मशहूरी होगी और फिर लोग उन्हीं से कपड़े लेंगे और हमसे उनका पता पूछेंगे और इस तरह ब्रांड वाले हमें पैसे देंगे। उन पैसों में से ही हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। तुम्हें रोज नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मॉल में आना है। सब लोगों को यही लगना चाहिए कि तुम बहुत ही अमीर इंसान हो, इसलिए हम तुम्हारे नकली बॉडीगार्ड बने हैं। और अब मुझे इस काम की समझ आ गई थी। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा और बड़ा सीधा और यहाँ तक कि बहुत ही आसान सा काम है। मॉल के अंदर एसी लगे हुए थे। 1 घंटे तक तैयार होकर फिरने के इतने सारे पैसे मिल रहे थे। मेरी तो किस्मत खुल गई थी। मुझे तो बहुत अच्छा काम मिल गया था। मुझे कोको की तरफ से कॉल आई और कहने लगी, तो बताओ काम कैसा लग रहा है? मैंने उसकी तारीफ करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है। ये काम तो बिल्कुल भी मेहनत का नहीं है और इतने सारे पैसे भी मिलेंगे। आप तो मेरे लिए परी बनकर आई हैं, जिसने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। उसने कहा, मुझे तुम नंबर दे दो, मैं तुम्हारे घर तुम्हें पहले महीने के पैसे भिजवा दूंगी, जो कम से कम भी अभी पाकिस्तानी 10 लाख रुपए बनते हैं। सोचा कि घर वाले तो खुश हो जाएंगे। मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया और नंबर भी। उसने पैसे भिजवा दिए, जो कुछ दिन बाद शायद उन लोगों को मिल जाते। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई और मैं बड़े तरीके और स्टाइल से वहां पर फिरने लगा। मैं कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं था। मेरे लिए ये चीजें कोई नई बात नहीं थी। मैं पाकिस्तान में भी अच्छी तरह तैयार होकर रहता था। ये अलग बात है कि इतने महंगे कपड़े नहीं पहना करता था। मैं ऐसे ही चल रहा था कि अचानक एक औरत मेरे पास आई और मेरे हाथ में जो रुमाल था उसका दूसरा हिस्सा पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। मैंने कहा कि कहाँ? तो कहने लगी कि चलो भी। वो अरबी बोल रही थी। 5 साल में इतनी तो मुझे अरबी आ गई थी, लेकिन वो औरत जिस तरह से पेश आ रही थी, बात मेरी समझ से बाहर थी। उसने मुझे एक हाथ से पकड़ा और इस तरह मुझे अपने साथ ले जाने लगी जैसे उसने मुझे खरीद लिया हो। जो ट्रेनर थे वो भी पीछे हट गए, बल्कि जाते हुए उसने कहा कि जाओ, परेशान होने की बात नहीं है। वो तो मुझे अपनी गाड़ी में ले आई और कहने लगी कि चलते हैं। मैंने कहा कि मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? ये बात समझ नहीं सका। उसने कहा, तुम हाथ में जामनी रुमाल लेकर फिर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ? जामनी रुमाल फिर तुमने हाथ में क्यों पकड़ा था? मैंने कहा कि क्या मतलब है, क्या मकसद है इसका? तो उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि पुराने जमाने में जब औरतों को खरीदा जाता था तो खरीदने वाली औरतों के हाथ में जामनी रुमाल पकड़ा दिया जाता था। यही रस्म आगे चलती गई और आज जिसने भी जिस्म फरोशी करनी होती है उसके हाथ में रुमाल निशानी के तौर पे पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। जामनी रंग का मतलब इस चीज की तरफ इशारा है कि मैं इस काम के लिए राजी हूँ। मेरे कदमों तले से ये बात सोचकर ही जमीन निकल गई। इसीलिए उस औरत ने मुझे पकड़ा और मेरा हुलिया भी ठीक करवाया। और जब वो अपने ट्रेनर से कह रही थी कि 1 रात के 7,000, तो इसी बारे में बात कर रही थी। मैं हैरान रह गया।
میں نے کہا کہ معاف کرنا، میں یہاں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ وہ مجھے برے ناموں سے پکارنے لگی، مجھے بزدل کہنے لگی کہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر یہ حلیہ کیوں بنا رکھا ہے۔ میں وہاں سے ایسے بھاگا کہ اس عورت کے ہاتھ نہ لگا۔ وہ بعد میں مجھے ڈھونڈتی بھی رہی ہو۔ پھر مجھے ایک اچھا انسان ملا، میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے میری اتنی مدد کی اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے ملک واپس بھجوا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ہر مہینے خیرات وغیرہ نکالنی ہوتی ہے اور میں خیرات کے طور پر اس طرح کے کام کرتا ہوں۔ اس شخص کا اللہ بھلا کرے جس نے مجھے واپس بھجوا دیا۔ واپس آیا تو اپنی ماں، بہنوں اور بیوی سے مل کر دل کو بہت سکون ملا۔ بیوی سے بھی ملا اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی۔ جو اس عورت نے گھر پیسے بھیجے تھے، اس کے گھر والوں نے استعمال نہیں کیے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں یہیں پر کام کروں گا۔ ان پیسوں سے میں نے کام شروع کیا۔ ہم انسان ہیں نا، پوری طرح پریشان ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جبکہ سب کا محافظ اوپر بیٹھا ہے۔ میری بہنوں کی شادی ہو گئی، ہمارے ہاں اولاد بھی ہو گئی۔ 3-4 سال مشکل تھے، لیکن اب زندگی ڈگر پر آ ہی گئی ہے۔ سوچتا ہوں کہ بلا وجہ اپنی زندگی کے 5 سال ضائع کیے اور اپنی بیوی کو بھی انتظار کروایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پردیس نہ جائے کوئی، لیکن یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر جائے، کیونکہ وہاں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، یوں ہی حالات سے ڈر گیا اور باہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور یہیں پر میں نے سب کچھ بنا لیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے۔